नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दिल्ली दंगों के अभियुक्त 7 अभियुक्त जो जेल में बंद थे, उनमें से 5 को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 2 जिन आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली, या कह सकते हैं कि देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल भी जिस उस शर्जील इमाम को जमानत नहीं दिलवा सके सुप्रीम कोर्ट में, जिस शर्जील इमाम ने भारत के 7 सिस्टर्स को जोड़ने वाला चिकन नेक को काट देने की बात कही थी। शर्जील इमाम ही वह व्यक्ति था मित्रों जिसने कहा था CAA प्रोटेस्ट के दौरान नवंबर 2019 में कि वो जो चिकन नेक है ना, चिकन नेक मतलब चिकन नेक जो भारत को की सीमा पर बांग्लादेश से जोड़ता है, साथ ही 7 राज्यों को जोड़ता है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश का त्रिकोण बनता है, और उससे जुड़ा हुआ है भारत के 7 सिस्टर्स। उसको काटने की बात करने वाला शर्जील इमाम को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। दूसरा आरोपी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है जमानत देने से, और मैं बताऊं, शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसके बावजूद कि शर्जील इमाम का केस लड़ रहे थे देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कानून, विधायिका, न्यायपालिका का क्या, चलिए इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन आज केवल जानकारी के लिए बताया मैंने। शर्जील इमाम वही व्यक्ति जिसे दिल्ली दंगों के आरोपी, लेकिन आरोप, सबसे बड़ा आरोप चिकन नेक को काट देने का आरोप शर्जील इमाम पर भी है। वैसा ही आरोप, वही बातें शर्जील इमाम ने आज से ठीक 6 साल पहले कही थी, जब जो बातें आज बांग्लादेश में हसनत अब्दुल्ला ने कही। बांग्लादेश का जो चुनाव में एक उम्मीदवार है हसनत अब्दुल्ला, नेशनल सिटीजन्स पार्टी का उम्मीदवार, उसने जो बातें कही कि भारत के चिकन नेक को काट देंगे, भारत को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, वही बात कही थी शर्जील इमाम ने। दूसरा आरोपी है उमर फारूक, जिसे जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बड़े बड़े वकील की पैरवी के बावजूद। वो उमर फारूक वही व्यक्ति है जिसने 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारत का सबसे माने जो हायर एजुकेशन के लिए कहा जाता है ना, हायर एजुकेशन के लिए भारत की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती ढाबा के पास अफजल गुरु संसद हमले के मुख्य आरोपी, भारतीय संसद पर हुए हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु, जिसे फांसी की सजा हुई थी, उसकी बरसी मनाते समय यही उमर फारूक अपने अन्य मित्रों के साथ वहां नारेबाजी कर रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इन 2 आरोपियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। इससे पहले भी इन लोगों ने 6 बार जमानत याचिकाएं पहले लगा चुका। इन लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी मई से सितंबर 2020 के दौरान। अब मुख्य आरोप क्या है? कई आरोप के साथ मुख्य आरोप है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का फरवरी 2020 में भारत दौरा हुआ था, उन्हीं दिनों भारत में अशांति फैलाने के लिए इन लोगों ने दंगा कराया था, और उस दंगे में लगभग 67 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। और तब से मई से लेकर सितंबर 2020 के बीच में इन सभी आरोपियों को, ये 7 गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद पर आरोप है कि यह साजिश रच रहा था, मतलब दिल्ली में जगह जगह बैठक करके साजिश रच रहा था। और शर्जील इमाम पर आरोप है कि शर्जील इमाम ने लोगों को अपने भड़काऊ भाषण से लोगों को भड़का रहा था, और भड़काने का परिणाम क्या हुआ कि लोग दंगा करने के लिए सड़कों पे आ गए। इनके साथ जो अन्य 5 थे
उन 5 में गुलफिसा फातिमा सामाजिक कार्यकर्ता है तथाकथित रूप से, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सादाब अहमद। इन 5 को, इन पर आरोप थोड़ा कमजोर था, इसीलिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया 5 साल 3 महीना जेल में रहने के बाद। ठीक है, तो अब जानिए कि ये उमर खालिद और शर्जील इमाम, क्या उमर जो कसाब जिसने मुंबई हमले का, जो जिसे फांसी की सजा हुई, पकड़ा गया एकमात्र अभियुक्त अजमल कसाब से अपराध कम है क्या इन लोगों की? यह बात सही है कि अजमल कसाब उन 10 आतंकवादियों में शामिल था जिसने लगभग 150 से अधिक लोगों की हत्या की, 200 लोगों की, 176 आंकड़ा है लगभग, उतने लोगों की हत्या की। लेकिन क्या ये शर्जील इमाम और ये उमर खालिद का अपराध इससे छोटा है अजमल कसाब से? सबसे पहला अपराध आप याद कीजिए मित्रों, उमर फारूक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो भारत का प्रीमियर विश्वविद्यालय है, वहां पर अफजल गुरु की बरसी मनाता है। अब एक बताइए कि ये आरोप अफजल गुरु उस व्यक्ति की बरसी मनाता है जिसे भारतीय संसद पर हमला करने के आरोप में सजा दी गई, फांसी की सजा हुई, मृत्युदंड जिसे मिला, उसकी बरसी मनाना, क्या इसके लिए भी किसी सबूत की आवश्यकता थी? क्या इस व्यक्ति का, इसने तो ऐसा नहीं कि अफजल गुरु से ज्यादा नुकसान किया है भारत का। शर्जील इमाम, जो बात आज 6 साल बाद बांग्लादेश का एक राजनेता जो चुनाव लड़ रहा है, जब भारत और बांग्लादेश का संबंध खराब है, 6 साल पहले चिकन नेक को काटने की बात करता था शर्जील इमाम। शर्जील इमाम कोई आम आदमी नहीं है मित्रों, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा इंसान है, वैसे ही जैसे उमर फारूक भी कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है। अजमल कसाब तो मूर्ख व्यक्ति था, अजमल कसाब मूर्ख व्यक्ति था। कहा जाता है कि अजमल कसाब को आईएसआई, पाकिस्तान के में स्थित जो कट्टरपंथी हैं, उन लोगों ने पैसा देकर खरीद लिया था, या फिर कम पढ़ा लिखा होने के कारण बहकाया हुआ था, भटका हुआ था, जिसे बेवकूफ बनाया गया था, बेवकूफ बनाकर उसे आत्मघाती बना दिया गया था, कहा जा सकता है। लेकिन क्या एक इंजीनियर जिसका पिता पहले राजनेता था, जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में सत्ताधारी दल है, नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी से जहानाबाद विधानसभा सीट से इसका पिता अकबर इमाम विधानसभा का चुनाव लड़ता है 2005 में। उसका बेटा है इंजीनियर शर्जील इमाम। वो बात कर रहा था देश के एक 7 स्टेट को भारतीय राज्य से, भारत देश से अलग कर देने की। और उमर फारूक भारतीय संसद पर आरोपी, अफजल गुरु अभियुक्त कह लीजिए, सजा याफ्ता कह लीजिए, जिसे फांसी की सजा हो चुकी, उसकी बरसी मनाता। केवल इतना ही मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए अब आप कि दिल्ली दंगों के लिए इसने कितनी बड़ी साजिश रची, CAA प्रोटेस्ट के दौरान इसकी क्या भूमिका रही, दिल्ली दंगों की प्लानिंग में इसने क्या क्या किया, यह सबूत तो खैर दिल्ली पुलिस का रखने का काम है अदालत के समक्ष। अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस रख रही है इसके सबूत, इसीलिए तो अदालत ने इन दोनों को के बारे में क्या कहा, अदालत ने ये आज इनके जमानत का जो याचिका है रद्द करते हुए कहा कि अब आप 1 साल तक जमानत याचिका दायर भी नहीं कर सकते। इस मामले में जब तक संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होगी या 1 साल, आज से 1 साल पूरा होगा, तब तक आप कम से कम जमानत के लिए आवेदन भी नहीं दे सकते। यह सबसे बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस NV अंजारिया, इन दोनों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन और सबूत दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति
अन्य 5 आरोपियों जिन्हें जमानत दी गई है की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की केंद्रीय भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत, जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन यह न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई है, जो वकीलों के द्वारा दी गई, कपिल सिब्बल साहब के द्वारा दी गई। तो यह कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए के एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। यह कपिल सिब्बल का तर्क था। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती है, ये इनके वकील लोगों ने कहा। ठीक है, तो इसलिए ये इन दोनों का जो अपराध है मित्रों, अजमल कसाब अफजल गुरु से भी ज्यादा बड़ा है। आप याद कीजिए, ठीक कोरोना से पहले CAA लागू होते की घोषणा करने के बाद लागू भी नहीं हुई थी। और CAA में क्या प्रावधान क्या है? प्रावधान यही है CAA के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार जो लोग हैं, गैर मुसलमान, उनको भारत में नागरिकता देने की बात थी। लेकिन इन लोगों ने अफवाह उड़ाया। अफवाह क्या फैलाया? अफवाह फैलाया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक उल्टा, नागरिकता छीनने की CAA में न कभी प्रावधान था न कहीं आगे प्रावधान है। इसमें अतिरिक्त उन लोगों को जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना की गई या की जाएगी आने वाले दिनों में, इन 3 राज्यों में, देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अब आप बताइए कि क्या अजमल कसाब से इन लोगों का अपराध किसी भी मामले में कम है? कमेंट करके जोर बताइएगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पॉलिटिकल आइडिया के मंच से किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नैरेटिव चलाते नहीं हैं। हमारा मकसद, हमारा समर्पण, हमारा समर्थन केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।